नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कोर्ट जेनिक्स में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोसीडिंग ऑफ मेंटेनेंस, जिसके अंदर हम सीआरपीसी के सेक्शन 125 से 128 को पढ़ेंगे। और क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ें कानून में लिखी जाएं, बहुत सी बातें हैं जिन पर कानून साइलेंट होता है, तो उनके ऊपर कुछ केस लॉज होते हैं जो हमारी सुपीरियर कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड करके उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड किया जाता है, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। उनके बारे में भी हम जानेंगे क्योंकि बहुत सी चीज़ें मेंटेनेंस एक्ट में नहीं दी गई हैं और वो एक प्रेसिडेंट है और वो केस लॉ कौन से हैं और उसमें क्या डिसाइड किया गया है, उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि पूरे के पूरे सेक्शन 125 से 28 तक कहीं पर भी रिलीजन या कास्ट रिलीजन के बारे में नहीं लिखा गया है कि 125 के अंदर कौन सा रिलीजन मेंटेनेबल है या नहीं है। तो उसके ऊपर अलग से केस लॉ है, उस केस लॉ को जानेंगे हम, जिसमें ये डिसाइड किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट और इसके बाद हम ये जानेंगे कि मेन में इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन मेन और प्री में आ सकते हैं, उनको भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं मेंटेनेंस। सबसे पहले है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। जो प्रोसीडिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स है, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है और इसको सीआरपीसी में क्यों रखा गया है। तो इसका मेन पर्पस है कि सेक्शन 125 से 28 प्रोवाइड फॉर स्पीडी, इफेक्टिव और रादर ए इनएक्सपेंसिव रेमेडी अगेंस्ट ए पर्सन हु नेग्लेक्ट और रिफ्यूज मेंटेनेंस her dependent wife, children or a parents. Though the subject matter of this provision is a civil nature, the primary jurisdiction for this inclusion in a criminal proceeding code is that a remedy more speedy and economic than that available in a civil court is provided for by the section of the benefit of needy person mentioned therein. तो दोस्तों, सबसे पहला इसका मेन उद्देश्य है इसकी ये, क्योंकि एक सिविल प्रोसीडिंग है, सिविल प्रोसीडिंग होते हुए भी इसको क्रिमिनल कोड में इसलिए रखा गया है ताकि जो इसका जो प्रोसेस है उसको स्पीडी किया जाए, ताकि सब तो और जल्दी से जल्दी इसको ऐसे केसेस को निपटाया जाए और मेंटेनेंस जल्दी से जल्दी दिलाया जाए। तो इस प्रोसीडिंग में हम 125 से 128 तक पढ़ेंगे। और जैसे ही मैंने बताया था कि वो प्रेसिडेंट जिसमें रिलीजन ऑफ कास्ट का डिस्कस किया गया है वो है केस लॉ है, जैसे कि नीचे दिया गया है लास्ट लाइन में ये वाला 125 के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केस लॉ यही है। केस लॉ है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो केस, जिसको डिसाइड किया गया। और उसी में किसी भी मुस्लिम जो लेडीज़ है उसके 125 के अंदर अधिकारों का वर्णन और कब कब वो 125 के अंदर मेंटेनेंस ले सकती है। 1985 की जजमेंट थी। उसके बाद पार्लियामेंट ने, क्योंकि मुस्लिम राइट्स का कहीं पे डिस्क्राइब नहीं था कि डिवोर्स के बाद या ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड और आफ्टर इद्दत पीरियड क्या वो डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस ले सकती है, तो इसके बारे में फिर पार्लियामेंट ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 अलाउड किया, जिसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 में तो ये लिखा गया है कि एक कोई भी मुस्लिम जो लेडीज़ है ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड अपना मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन उसके बाद नहीं ले सकती। इन्हीं चीज़ों को सेक्शन 4 में डिसाइड किया गया है कि वो 125 के अंदर भी और सेक्शन 3A के अंदर भी एनेक्टमेंट के अनुसार उसमें वो मेंटेनेंस ले सकती है। हाँ, लेकिन उसे एक एफिडेविट कोर्ट में देना पड़ेगा कि वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 4 के अंदर मेंटेनेंस लेना चाहती है या सेक्शन 125 के अंदर मेंटेनेंस लेना चाहती है, उसको उसमें एक एफिडेविट उसका देना पड़ेगा। तो उसके बाद का केस लो है डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर भी डिसाइड किया गया, क्या डिसाइड किया गया, ए मुस्लिम हस्बैंड इज़ लाइबल टू मेक रीजनेबल और ए फेयर प्रोविज़न फॉर द फ्यूचर ऑफ द डिवोर्स वाइफ विच ऑब्वियसली
includes her maintenance as well, such as a reasonable and fair provision extended beyond the iddat period must be made by the husband within the iddat period by term of section 31A of the act. फिर हम पढ़ते हैं 125 में क्या है और इसमें क्या क्या कंडीशन दी गई है। 125 है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ऑब्जेक्ट हमें क्लियर हो गया पहली लाइन से ही, दी ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स। इसी के अंदर हम ये जानेंगे कि वाइफ को, चिल्ड्रन को और पेरेंट्स को कब कब मेंटेनेंस मिलेगी और उसकी कंडीशंस क्या हैं। इफ़ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ टू मेंटेन हिज वाइफ, और वो वाइफ कौन सी, कोमा अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, जो अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है उसी को। नंबर 2, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, मतलब वैध और अवैध जो बच्चे हैं वो, वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अगर वो मैरिड है और अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है उनको। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर, मैरिड डॉटर को नहीं, बट उसकी भी कुछ कंडीशन है वो हम आगे पढ़ेंगे कि मैरिड डॉटर को कब एक पेरेंट्स मेंटेनेंस देने के लिए लाइबल है। हु हैज़ अटेन मेजोरिटी वेयर सच चाइल्ड इज़ बाई रीज़न ऑफ एनी फिजिकल और मेंटली abnormality और इंजर्ड अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। डी पार्ट है हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ और हिमसेल्फ। प्री में भी यही क्वेश्चन है, ये जो चार पॉइंट जो है लिखे गए हैं, इन चारों पॉइंटों में से एक ना एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी वाइफ को मिलेगा, लेजिटिमेट को मिलेगा या इलेजिटिमेट को भी मिलेगा, पेरेंट्स को कब मिलेगा, कौन कौन से पेरेंट्स को मिलेगा, वो सब। उसके बाद ए मजिस्ट्रेट ऑफ ए फर्स्ट क्लास में, ये पावर भी हम कह सकते हैं, ए मजिस्ट्रेट ऑफ ए फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑर्डर सच पर्सन टू मेक ए मंथली अलाउंसेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए वाइफ और सच चाइल्ड फादर और ए मदर एट सच मंथली रेट इन द होल एज सच मजिस्ट्रेट थिंक फिट एंड टू पे द सेम टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट। भी कब कितना कौन देगा ये मजिस्ट्रेट तय करेगा। यहाँ पे लिखा गया कि फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, लेकिन जहाँ जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट अब एस्टैब्लिश हो चुकी हैं तो सभी की सभी पावरें उसको डेलीगेट कर दी गई हैं फैमिली कोर्ट को। तो फैमिली कोर्ट के अंदर ही ये मेंटेनेंस के केस अब डाले जाते हैं। हाँ, जहाँ पर ये कोर्टें नहीं हैं फैमिली कोर्ट, वहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की ही पावर है उसको सुनने की। प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ ए माइनर फीमेल चाइल्ड रेफर टू इन क्लोज बी टू मेक सच अलाउंस until they attain as majority if the magistrate is satisfied that the husband of a minor female child if married is not possessed of sufficient means। अब इसमें भी कंडीशन वो आ गई है कि जो मैरिड डॉटर है उसको कब मेंटेनेंस दी जा सकती है, जब मैरिड है और माइनर है और वो अपने आप को अनेबल टू सफिशिएंट अनेबल है मेंटेन करने में। उसके बाद है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग द मंथली अलाउंस ऑफ द मेंटेनेंस अंडर द सबसेक्शन ऑर्डर सच पर्सन टू मेक ए मंथली अलाउंसेस ऑफ द इंटरिम एक्सपेंसेस। इंटरिम मेंटेनेंस मतलब कि कोर्ट की प्रोसीडिंग तो चलती रहेगी, 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन इसमें ये दिया गया है इस पैरे में कि उसको इंटरिम मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ और चाइल्ड फादर और मदर एंड द एक्सपेंस ऑफ द प्रोसीडिंग विच द मजिस्ट्रेट कंसिडर रीजनेबल टू पे द सेम टू सच पर्सन एज ए मजिस्ट्रेट में फॉर टाइम टू टाइम डायरेक्ट, कि इंटरिम मेंटेनेंस उसको देना पड़ेगा जो मजिस्ट्रेट जिस तरह से ऑर्डर करेंगे उस तरह से। प्रोवाइडेड आल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर ए मंथली अलाउंसेस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फॉर द प्रोसीडिंग अंडर द सेकंड प्रोविजो शैल एज फार एज पॉसिबल be disposed of within a 60 day from the date of service of notice to the application to the such person। मतलब जो इंटरिम एप्लीकेशन है वो कितने दिनों में डिसाइड करनी है, 60 दिनों के अंदर अंदर उसको डिसाइड करना पड़ेगा
उसकी एक्सेप्शन है कहीं अलग कि कब नहीं हो सकता वो 60 दिन, उसकी कुछ एक्सेप्शन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें है मीनिंग क्या है, माइनर कौन है, वाइफ कौन है और अलाउंस क्या है, इसका मीनिंग भी हम थोड़ा जान लेते हैं। माइनर मीन्स ए पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 इज़ डीम्ड नॉट टू हैव अटेन हिज मेजोरिटी। इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अनुसार जो एक मेजर पर्सन की जो एस्टैब्लिशमेंट की गई है, अगर वो अटेन नहीं करता तो उसे माइनर माना जाएगा। उसके अनुसार वाइफ कौन है, इंक्लूडिंग ए वुमेन हु हैज़ बीन डिवोर्स बाय और हिज ऑब्टेन ए डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड हैज़ नॉट रीमैरिड। वाइफ किसको कहा जाएगा, अभी प्री में भी क्वेश्चन आता है और मेन में भी आएगा कि वाइफ के अंदर अगर वो रीमैरिड हो चुकी है तो वो पिछली वाइफ नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आगे वाइफ बन चुकी है डिवोर्स के बाद, तो उसको वाइफ की कैटेगरी में रीमैरिज करने के बाद नहीं रखा जाएगा। नंबर 2 है एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस आर इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर एज इफ so ordered from the date for application of maintenance, interim maintenance, expense of proceeding as the case may be, उसे दिया जाएगा। उसके बाद है नंबर 3 if any person so order fail without sufficient cause to comply with the order, any such magistrate may for every breach of the order issue a warrant of levying the amount due in a manner provided in levying fine and may sentence such person for the whole or any part of each month's allowance for the maintenance or the interim maintenance as expense of the proceeding as the case may be, remaining unpaid after the execution of warrant, to imprisonment for a term which may to extend to 1 month or until the payment is sooner made। अब कई बार कहते हैं कि 1 महीने की पेमेंट के लिए 1 महीने अंदर जाना चाहिए, जाना जाएगा वो, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए 1 महीने की और अनटिल दी पेमेंट, पहला वारंट तो 1 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकती है उसकी कस्टडी, अगर वो पेमेंट नहीं करता, जब तक वो पेमेंट नहीं करता। अगर वो पेमेंट अरेस्ट होने के 2 या 3 दिन बाद फुल पेमेंट कर दे, इंटरिम मेंटेनेंस या फुल मेंटेनेंस, तो उसकी जो कस्टडी है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर ए रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एप्लीकेशन बी मेड टू द कोर्ट शो मोटो अपने आप उसको अरेस्ट वारंट नहीं भेजेगी जब तक कि उसकी एप्लीकेशन ना लगाई जाए। कोर्ट बाय लीविंग सच अमाउंट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज़ बिकेम ड्यू। और प्री में भी क्वेश्चन बनता है कि वो उसकी लिमिटेशन क्या है, कितना हम मेंटेनेंस जो एरियर ऑफ मेंटेनेंस है वो मान सकते हैं, वो इसमें दिया गया है पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच डी बिकेम ड्यू, सिर्फ 1 ईयर का हम उसमें मांग सकते हैं। फर्दर प्रोवाइडेड दैट if the such person offered to maintain his wife on condition of her living with him and she refused to live with him, such magistrate may consider any ground of refusal stated by her and may make an order under the section notwithstanding such offer if he is satisfied that there is a just ground for a doing। नंबर 4 no wife shall be entitled to receive a allowance of a maintenance of interim maintenance or expenses of proceeding as the case may be, where from her husband under this section if she is living in adultery। पहली कंडीशन किस वाइफ को नहीं मिलेगा, she is living in adultery। उसके बाद और if without any sufficient reason she refused to living with her husband। उसके बाद she refused to living with her husband or if they are living separately by the mutual consent। इन 3 कंडीशनों में वो मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं है। नंबर 5 है ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इज हुज फेवर इन ए ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर द सेक्शन इज लिविंग इन एडल्ट्री और विदाउट सफिशिएंट रीजन द रिफ्यूज टू लीव हर हस्बैंड और they are living separately by the mutual consent, the magistrates are cancel the order। अगर केस डलने के बाद, मेंटेनेंस बनने के बाद पता चलता है और एक सफिशिएंट रीज़न ऑफ प्रूफ है कि वो एडल्ट्री में है, किसी दूसरे के साथ रह रही है या म्यूचुअल रूप से उसने कंसेंट के साथ म्यूचुअल रूप से अलग रहने का फ़ैसला कर लिया है, तो
उसमें भी उसका जो मेंटेनेंस ऑर्डर है उसको हम कैंसिल किया जा सकता है। सारी कंडीशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वही कंडीशन नीचे है कि पर्सन एंटाइटल टू क्लेम मेंटेनेंस। फर्स्ट है वाइफ, 125(1) में दिया गया है वाइफ, और कौन सी वाइफ, लीगली वेडिड वाइफ, और वाइफ के मीनिंग में भी बताया गया है जो रीमैरिज जिसने कर ली है वो उसमें वाइफ इंक्लूड नहीं है। अब बात इसी में आती है कि वो वाइफ कैसी होनी चाहिए, और वो 125(1) में उसकी कंडीशन सब दी गई हैं, वही इसके नीचे डिस्कस की गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ऑफ होता है कि क्या मैरिज की कंडीशन किस मैरिज को वैलिड माना जाएगा। उसके लिए कोई रूल, फास्ट एंड रूल नहीं है कि किस मैरिज को वैलिड और इनवैलिड माना जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अगर कोई सेपरेट एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं आपस में, जिसको हम लिव इन रिलेशन कहते हैं, उसमें भी उसको मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। वो सुंदरमणि वर्सेस भागवती राज, ये जो केस ला है सारे के सारे 22 नंबर पे, इनके अंदर सभी डिस्कस किया गया है कि वो जो सेपरेट जो लिविंग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट के साथ लिविंग टुगेदर रह रहे हैं एज ए हस्बैंड वाइफ, और अपनी सभी ज़रूरतें जो एक मैरिज कपल करता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, तो उसको हम मैरिज के अंदर रखेंगे और उसको एक लीगली वेडिड वाइफ मानकर उसको मेंटेनेंस मिल सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जब एक माइनर की मैरिज इलीगल है, क्या वो मेंटेनेंस ले सकती है? हाँ, द वाइफ में बी एनी एज, माइनर आर ए मेजर, although the child marriage restriction 1997 amended act up to date make it punishable to contract a marriage with a minor girl, that is girls below the 18 year, yet the validity of a ceremony not affected by the contravention of the age because that it is a legally wedded wife and he is entitled to maintenance from her husband. उसके बाद मुस्लिम राइट्स भी एस्टैब्लिश हो गई कि मुस्लिम राइट्स कैसे हैं। वो जो केस है अहमद खान साहबानो केस, उसमें पूरा का पूरा डिसाइड कर दिया गया कि मुस्लिम लॉज कैसे हैं और किस तरह से जो मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट 1986 है वो, और कैसे 125 लागू किया जाएगा, वो सभी चीज़ें वो शाहबानो केस और डैनियल लतीफ़ी केस में उसमें डिस्कस किया गया है। तो वो एक प्रेसिडेंट है, वो कानून में कहीं पे सेक्शन में नहीं लिखा गया, वो एक प्रेसिडेंट है जो सभी कोर्ट उस पर मानने के लिए लागू होंगे। उसके बाद है कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड दोनों को ही हक है, जैसा कि 25(1) में दिया गया। उसके बाद लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट अबेंडेंड चाइल्ड हु हैज़ अटेन मेजोरिटी कब तक ले सकता है, इस फादर एंड मदर कब तक ले सकते हैं, वो सब इसमें दिया गया है। उसके बाद है कि कंडीशन क्या है, एसेंशियल कंडीशन फॉर ग्रांटिंग मेंटेनेंस के लिए, द पर्सन फ्रॉम होम मेंटेनेंस इज ए क्लेम मस्ट बी ए सफिशिएंट मीन टू मेंटेन द पर्सन आर ए पर्सन क्लेम मेंटेनेंस, मीन्स are not confined only to the visible means such as land or other property for employment. If a person is a healthy or able-bodied, he must be held to be have means to support his wife. ये ज़रूरी नहीं कि उसके पास प्रॉपर्टी है, लैंड है, हाँ, लेकिन वो अगर वो वेल बॉडीड पर्सन है तो वो उसको मेंटेन करने का अधिकार है। Neglect or refusal to maintenance, the person from whom maintenance is claimed must have neglect or refuse to maintain a person or a person entitled to claim maintenance. Neglect or refusal to maintain may be the word or by the conduct हो सकता है। उसके बाद है, अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या एक माइनर जो अपनी मदर के साथ सेपरेट रह रहा है, क्या वो मेंटेनेंस लेने का अधिकार रखता है या नहीं? तो इसकी कंडीशंस हमारी जो फुल बेंच है पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने
उसने कुछ कंडीशन लिखी गई है, उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। उससे पता लगेगा कि क्या एक चाइल्ड जो सेपरेट अपनी मदर के साथ रह रहा है मेंटेनेंस पाने का अधिकार है या नहीं। तो इसमें पहला पॉइंट है, ये 4 पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, इफ़ द चाइल्ड इज़ लिविंग विद द मदर हु इज़ ए नेचुरल गार्डियन द फादर इज़ बाउंड टू मेंटेन इट एंड इट इज़ नॉट ओपन टू हिम टू इम्पोज ए कंडीशन दैट द चाइल्ड मस्ट बी लिव विद हिम। नंबर 1, कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि उसके साथ रहना पड़ेगा तो ही मेंटेनेंस मिलेगा। Even in a case where the father is a natural guardian but the child is in custody of the mother, father obligation to maintain the child subsists and he cannot impose a condition required to child to come and live with him in a case the child has not attained the age of the discretion or is not living with the mother or a free will or a violation. उसके बाद in case a order to escape the liability to pay the maintenance allowance, the father must obtain the custody of a child from the proper court, but till custody is obtained the child must be maintained wherever it is. उसके बाद father liability to maintain to the child does not case nearly because the child is attained the age of the desertion, but it living with the mother on account of a natural love and affection or attachment with her till the father get the custody of her child, it can successfully claim maintenance. केस लो है बलबीर सिंह, केस नंबर 77 जो है ये केस लो है, उसके अंदर बलबीर सिंह, हरदीप सिंह 1976। अब कंडीशन ये है कि द पर्सन क्लेमिंग मेंटेनेंस मस्ट बी अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ और हिमसेल्फ। जो मांग रहा है वो अनेबल होना चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए, और वो कैसे हो सकता है, ये सभी कंडीशनें इसमें लिखी गई हैं। उसके बाद है कि स्पेशल प्रोविज़न फॉर मेंटेनेंस ऑफ माइनर चाइल्ड, मैरिड गर्ल अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ कैन क्लेम मेंटेनेंस, यस शी क्लेम मेंटेनेंस। When the maintenance is claimed by the wife from her husband, she must not be living in adultery. That is the condition of the एक legally wedded wife. She under the 125 का जो सब क्लोज 4 है उसके अंदर ये लिखा गया है। और she must not be living separately by the mutual consent. अगर वह म्यूचुअल कंसेंट में अलग रहती है तो उसे भी डिवोर्स नहीं मिलेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने 125 को पढ़ा कि कब, कौन और कैसे, कितना, किस कोर्ट से मेंटेनेंस ले सकता है। और आने वाली जो वीडियो है हम उसमें अल्ट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूशन 127 अल्ट्रेशन, 128 में उसका जो एग्जीक्यूशन है मेंटेनेंस की कैसे डालेंगे, वो सभी चीज़ों का हम इसमें डिसाइड करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इसका प्रॉफिट ले सकें और अपनी लीगल नॉलेज को बढ़ा सकें। धन्यवाद।